तो नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चक्रवर्ती एक बार फिर से द एनालिसिस हब में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो यूनिट 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें चैप्टर फर्स्ट मध्य प्रदेश की विधायिका। तो लेजिस्लेचर ऑफ मध्य प्रदेश ये हमारा पहला टॉपिक होगा एमपी पॉलिटी से। अब आपको बता देते हैं कि एमपी पॉलिटी में आपको कौन-कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं जो यूनिट 5 में मेंशन किए गए हैं। अगर आपने सिलेबस देखा है तो सिलेबस में आपको टॉपिक दिए हैं कि पहला ही पॉइंट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में कहता है। पहला ही पॉइंट आपको क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश ये आपको पढ़ना है। दूसरा पॉइंट आपको देखा होगा सिलेबस में मेंशन किया है कि पंचायती राज और अर्बन जो हमारा प्रशासन व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की बात करेंगे मध्य प्रदेश तो मतलब हमारा संवैधानिक राज्य व्यवस्था कैसी है मध्य प्रदेश की, संवैधानिक राज्य व्यवस्था जो है मध्य प्रदेश की कैसी है उसके बारे में आपको पढ़ना है। मतलब ये टॉपिक आपको क्या बोलता है, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना है, वो भी कैसा है, संवैधानिक है। वो भी कैसा है, संवैधानिक है। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना है। इस टॉपिक में पहला टॉपिक आपका यही बनता है। अब इसमें भी बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं। अब दूसरा पंचायती राज की अगर बात करेंगे तो पंचायती राज आपको यहाँ तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में अगर हम नगरीय प्रशासन की अगर बात करें यहाँ तो आपको पढ़ना ही। जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो इंडियन पॉलिटी में भी ये मेंशन किए गए हैं। तो इंडियन पॉलिटी में भी ये आपका क्या है, मेंशन किया गया है भैया। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। तो जैसे हम पहले टॉपिक की बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश की बात करेंगे, संवैधानिक व्यवस्था मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो ये 3 टॉपिक जो है आपको कवर करने होंगे पहले टॉपिक के अंदर। सबसे पहले आती है विधायिका। सबसे पहले आती है आपको विधायिका। विधायिका मतलब यहाँ का जो लेजिस्लेचर सिस्टम है एमपी का उसके बारे में आपको पढ़नी है। लेजिस्लेचर सिस्टम जो है उसके बारे में आपको पढ़नी है। दूसरा पार्ट आता है कार्यपालिका। दूसरा पार्ट आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब जैसे एग्जीक्यूट करने के लिए एक आपकी कार्यपालिका होती है ना, तो एग्जीक्यूटिव इसे आपको पढ़ना है, एग्जीक्यूटिव ये आपको पढ़ना है कार्यपालिका। और फिर उसके बाद आता है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका आपको पढ़ना है, जुडिशरी सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। तो जुडिशरी सिस्टम जो है इसके बारे में आपको पढ़नी है। इस टॉपिक में ये टॉपिक आपको कवर करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश ये 3 टॉपिक हैं आपके, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये टॉपिक अपने आप में बड़े टॉपिक कहलाते हैं। तो आपको यूनिट 5 में एमपी पॉलिटी के अंदर ये सारे सब्जेक्ट को मतलब टॉपिक को कवर करते हुए चलना। पंचायती राज और नगरीय प्रशासन की बात करेंगे तो आपको इंडियन पॉलिटी में ये टॉपिक को वहां पे भी कवर करना है। लेकिन वहां पर जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर आर्टिकल्स के साथ पढ़ते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आप इस पंचायती राज को कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपको पढ़ना है उसे पॉलिटी के साथ आपको पढ़ना है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पॉलिटी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस होता है। तो देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो नियमों के एक दस्तावेज है, नियमों का एक दस्तावेज कहा जाता है। नियम नियम मतलब लॉ जो है उसका एक दस्तावेज है। जैसे आपने देखा होगा कि भारतीय संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखेंगे तो कुछ पार्ट से मिलकर बना है। पार्ट्स के साथ आर्टिकल्स भी हैं उनमें और शेड्यूल्स भी हैं इसमें। मतलब हमारे नियमों को उसको चलान रखने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बनाए गए हैं, आर्टिकल्स बनाए गए, पार्ट्स बनाए गए हैं। जो आर्टिकल्स में नहीं आए, पार्ट्स में नहीं आए, उन्हीं नियमों को उन्होंने शेड्यूल में डाल दिया। तो ये एक क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बुक है। अब इस बुक को जो भी आपने काम दिया है कि जैसे पंचायतों का काम है उनको प्रशासन को आपके लोअर ग्राउंड लेवल से चलाना है, तो उस प्रशासन को चलाने रखने के लिए एक व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, पॉलिटी कहा जाता है। तो जो भी संविधान में वर्णित है उसे चलाए रखने के लिए, उसे काम करने के लिए हम जिस व्यवस्था का यूज करते हैं उसे पॉलिटी कहा जाता है। तो वैसे ही हर एक राज्य की अपनी एक राज्य व्यवस्था होती है, वैसे ही मध्य प्रदेश की अपनी एक राज्य व्यवस्था है। तो वही राज्य व्यवस्था को आपको पढ़ना है। यहाँ पर हम आर्टिकल्स के बारे में बात नहीं करते, यहाँ पर उसके काम करने के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे एमपी की राज्य व्यवस्था में मुख्यमंत्री के क्या काम होते हैं, मुख्यमंत्री के क्या काम होते हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर के क्या काम है, राज्यपाल का क्या काम है, जुडिशरी सिस्टम के क्या काम काज होंगे। तो ये नियम कानून को कराने के लिए एक व्यवस्था होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, राज्य व्यवस्था या तो पॉलिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एमपी गवर्नेंस के बारे में। एमपी गवर्नेंस जो है, हमारी राज्य व्यवस्था जो है, इसकी पावर को, इसकी शक्तियों को कितने टाइप से बांटा गया है। तो ये आपको दिख रहा है एमपी गवर्नेंस।
तो मध्य प्रदेश की, इसे बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। तो मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था को हम 3 अंगों में बाँटे हैं। राज्य व्यवस्था को हम 3 अंगों में बाँटे हैं। इसके 3 पार्ट्स कह सकते हैं। पहला पार्ट कहते हैं हम, पहला पार्ट है जिसे लेजिस्लेचर बोल रहे हैं, मतलब हमारी विधायिका आ जाती है। लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, ठीक है? दूसरा अंग हमारा, दूसरा पार्ट क्या होगा? एग्जीक्यूटिव करना है, मतलब इसे हम क्या बोलेंगे? कार्यपालिका कहते हैं। ये हमारी कार्यपालिका है, ठीक है? फिर उसके बाद तीसरा जो अंग है इसका, इसे जुडिशरी बोल रहे हैं, मतलब हमारी न्यायपालिका है। जुडिशरी सिस्टम न्यायपालिका है। तो किसी भी स्टेट की बात करें, चाहे सेंट्रल लेवल की अगर बात करें या स्टेट लेवल की बात करें, उनकी गवर्नेंस को मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था या किसी भी स्टेट की राज्य व्यवस्था जो है वो 3 पार्ट में बटी हुई है। उनकी शक्तियों को 3 पार्ट में बाँटा जाता है। पहला विधायिका जो लेजिस्लेचर है वो बटा हुआ है, फिर उसके बाद कार्यपालिका है एग्जीक्यूटिव करने के लिए, फिर उसके बाद हमारा न्यायपालिका है। अब देखो इनके काम को क्या बोल सकते हैं, इनके काम क्या होते हैं, इनके वर्किंग क्या होगी? तो विधायिका का काम होता है, लेजिस्लेचर का काम होता है किसी भी मतलब किसी भी विषय पर, किसी भी सब्जेक्ट पर वो नियम बना सकती है। क्या बना सकती है? रूल्स बना सकती है, नियम बना सकती है, रूल्स बना सकती है, नियम बना सकती है, लॉ बना सकती है, कानून बना सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे स्टेट में जब अगर कोई कानून बनाना है, कानून या लॉ बनाना है, तो वो कौन बनाने का काम करेगा? तो विधायिका जो है उस स्टेट में विधायिका जो हमारा सदन होगा, जो हाउस होगा वो कानून बनाएगा, ठीक है? तो लेजिस्लेचर का काम है नियम को बनाए रखना या नियम को बनाना, कानून को बनाना, उसे बनाने का काम विधायिका को दिया गया है, ठीक है? वैसे ही आपने एक नियम बनाया है, उस नियम को आपको क्रियान्वित करना है, मतलब इम्प्लीमेंट करना है कि ये नियम को आप पूरे राज्य में लगाएंगे, इस नियम को आप पूरे राज्य में लगाए। सपोज आपने क्या किया है, एमपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि एमपी में जहां पे भी आप रहते हो वहां पर आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अगर आप वाहन चला रहे हो, आपको क्या करना है? हेलमेट को पहनना है, ठीक है? ये एमपी गवर्नमेंट ने अपने एरिया में बनाए हुए ये नियम है। अब इस नियम को क्रियान्वित करने के लिए विभाग बना दिया, एक अलग से पावर बना दी गई। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होगा? तो जो भी आपने नियम बनाया है उसे संचालन करने के लिए, उसे चलाए रखने के लिए, लागू करने के लिए आपके पास एक अलग से पावर दी गई है, किसको? एग्जीक्यूटिव को, ठीक है? तो इसे आप याद रखिएगा। तो नियम बनाने का काम विधायिका का हो गया। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? उस नियम को, उस लॉ को फॉलो करवाना है, उस लॉ को क्या करवाना है? तो फॉलो करेगा ये, ठीक है? तो इसे फॉलो करे। अब आप सोचो कि आपने ऐसा नियम बना दिया है जो जन प्रतिनिधित्व के लिए या जितने भी हमारे लोग हैं उन्हों के लिए बड़ा ही कष्टदायक हो रहा है कि भैया ये बड़ा ही ऐसा नियम है जिसमें हम नहीं सरवाइव कर पा रहे हैं। तो अब आप कहाँ पर जाएंगे उस नियम के विरोध करने के लिए? तो गवर्नमेंट ने बनाया है, तो गवर्नमेंट नहीं सुन रही है आपकी बात, तो आप जा सकते हो उस नियम को या उस रूल्स को या उस कानून को बदलने के लिए आप न्यायपालिका जा सकते हो। तो जब बहुत ज्यादा विवाद होता है, जब कोई विवादों की स्थिति आएगी, तो हमारे पास क्या है? तो हमारी खुद की एक न्यायपालिका है जो हमारे लिए क्या सुनेगी? कि जो भी विवाद है उसके पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनने वाली है, ठीक है? तो इसे याद रखिएगा। तो किसी भी शासन व्यवस्था को आप देखेंगे तो इसे 3 अंगों में शासन व्यवस्था की अगर बात करेंगे, इसे 3 अंगों में बांटा गया है। पहला आपका विधायिका होती है, दूसरी आपकी कार्यपालिका है, तीसरी आपकी न्यायपालिका। विधायिका मतलब लेजिस्लेचर, दूसरा है आपका कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और फिर तीसरी आपकी है जुडिशरी। तो ये पावर्स आपके हर एक स्टेट में होती है, अपनी शक्तियों के बंटवारे को इस टाइप से बांट सकते हैं। अब जैसे अगर आप देखे होंगे कि मध्य प्रदेश में जो विधायिका है उसमें एक सदन है, एक हाउस है जो ये नियमों को बनाता है, जो नियमों को बनाता है। तो विधायिका जहाँ से संचारित हो रही है या जहाँ से आपका मॉडरेट हो रही है, जहाँ से चालू हो रही है, जहाँ से चल रही है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। तो आपने नाम सुना होगा विधानसभा, ठीक है? आपने नाम सुना होगा विधानसभा। अब विधानसभा जो है ये निचला सदन होता है, ये कैसा? लोअर हाउस कहा जाता है, ठीक है? लोअर हाउस है। अब लोअर हाउस है, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उसे हम अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, लेकिन जितने भी मेंबर्स होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट हमारे द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि एमपी में जो लेजिस्लेचर है वो क्या है? एक सदनीय कहा जाता है, सिंगल हाउस कहा जाता है, जो कि विधानसभा के नाम से जाना जाता है या लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं। तो इसे याद रखिएगा। तो एमपी की राज्य व्यवस्था को हम 3 अंगों में बांटे हैं, जिसमें लेजिस्लेचर, जिसमें एग्जीक्यूटिव, जिसमें जुडिशरी आती है। लेजिस्लेचर
लेजिस्लेचर का मतलब हमारे पास एक सदन है, एक हाउस है जिसे हम विधानसभा कहा जाता है, ठीक है? इसे हम क्या बोलते हैं? विधानसभा कहते हैं। चलिए, तो अब थोड़ा-सा इसमें और अंदर चलते हैं, तो जैसे एग्जीक्यूटिव की अगर बात करेंगे, कार्यपालिका की अगर बात करते हैं, तो कार्यपालिका जो आप सेंट्रल में भी इसको ऐसे ही देखेंगे, इनकी राज्य व्यवस्था को सेंट्रल में भी ऐसे देखेंगे, ये केवल एमपी के लिए नहीं है, ये सारे राज्यों के लिए, पूरे भारत के लिए ये है ना। तो कार्यपालिका को हम दो अंगों में बांटे हैं। कार्यपालिका के कितने पार्ट हैं? दो हैं। एक है आपका पॉलिटिकल है और एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो प्रशासन के तौर पर चल रहा है, जो प्रशासन के तौर पर क्रियान्वित होगा, तो प्रशासन कार्यपालिका जिसे कहा जाता है, प्रशासनिक कार्यपालिका बोल सकते हैं इसे। और जो राजनैतिक है, राजनैतिक कार्यपालिका है ये, आपका राजनैतिक कार्यपालिका है। अब बात समझिएगा मेरा, अब बात समझिएगा कि जैसे कि अभी एमपी में चुनाव हो रहे हैं। अब चुनाव हमेशा कब होते हैं? 5 वर्ष बाद होते हैं। आफ्टर 5 ईयर आपको क्या करवाना है? इलेक्शन करवाना। आफ्टर 5 ईयर आपको क्या करवाना है? इलेक्शन करवाना। तो ये जो पार्ट है वो कैसा है आपका? तो ये परमानेंट तो नहीं है, मतलब 5 सालों के बाद कोई नया चेहरा आपका हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर बन सकता है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल बैकग्राउंड जितना भी है वो आपका टेम्पररी है, मतलब अस्थायी बोल सकते हैं, अस्थायी है। 5 सालों बाद ये बदल जाएगी। आज भाजपा चल रही है, आज भाजपा है, भाजपा की गवर्नमेंट है, कल कांग्रेस आ जाएगी, कल कांग्रेस आ जाए, कल दूसरी आ जाए, मतलब आने वाले 5 सालों में आप तय नहीं कर सकते कि किसकी गवर्नमेंट होगी। तो ये अस्थायी कहा जाता है। ये पावर आपकी राजनीतिक पावर है, राजनीतिक कार्यपालिका है। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की अगर बात करेंगे तो अस्थायी होता है। लेकिन प्रशासन की बात करेंगे, कार्यपालिका की, तो जैसे आप कल को एमपीपीएससी में एक अधिकारी के तौर पर चुने जाते हो, 2023 का या 2024 का आपने एमपीपीएससी पार किए हो और आप तहसीलदार बन गए हो, आप तहसीलदार बने हुए है ना। तो जब तहसीलदार बने हो तो आप 5 सालों के लिए नहीं बने, आपकी जो एज है, मतलब 60 ईयर तक आपको रिटायरमेंट है, तो आप 60 ईयर तक आप क्या हो, वहां पर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में काम कर रहे हो। जो भी आपके पास पावर है आप उसको क्रियान्वित करते हो, उसे इम्प्लीमेंट करते हो। तो तहसीलदार हो तो आपके तहसीलदार के हिसाब से आपके पास जितनी भी पावर्स हैं आप उसके अंडर में काम करते हो। तो ये कैसा है? एडमिनिस्ट्रेटिव जितना भी प्रशासन होगा ये स्थायी होता है, ये आपका स्थायी है, ये परमानेंट है, इससे आप बदल नहीं सकते हो। भैया गवर्नमेंट आपकी बदल जाएगी, वो परमानेंट नहीं है, वो 5 साल, 5 6 5 साल बाद बदलना ही है, या फिर से आ जाए या दोबारा चली जाए, है ना। तो ये आपका कैसा है? ये आपका मतलब इसे हम टेम्पररी बोल सकते हैं, लेकिन ये आपका स्थायी है, ये पूरी तरह से स्थायी। अब देखो, पॉलिटिकल आप बैकग्राउंड की अगर बात करेंगे तो पॉलिटिकल के भी दो पार्ट होते हैं जो इसे क्रियान्वित करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि हमारे एमपी में जो सर्वोपरि होगा, मतलब किसी भी स्टेट का सर्वोपरि क्या होता है? उसका राज्यपाल होता है। जैसे हमारे भारत में सर्वोपरि कौन है? तो सबसे बड़ी पावर होती है हमारे राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की। वैसे ही स्टेट में अगर देखेंगे, राज्य में देखेंगे, जो सर्वोपरि होता है, सबसे बड़ी पावर जिसके बात होती है, नाम मात्र की बोल सकते हैं कि ये एक बॉडी है जो दिखती है, लेकिन इनके पास पावर नहीं है। पूरा का पूरा चीफ मिनिस्टर और उसकी जो मंत्रिमंडल होती है, मतलब जो मंत्रिमंडल है, हमारी कैबिनेट है, उसके पास ये पावर्स होती हैं। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो ये इसको दो पार्ट में बांटा है। एक गवर्नर जो कि राज्यपाल होता है, एक हमारा राज्यपाल होगा और दूसरा हमारा मुख्यमंत्री होगा। दूसरा हमारा क्या है? मुख्यमंत्री है, ठीक है। तो इन्हें आप याद रखिएगा कि कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव की अगर बात करेंगे तो इसके दो पार्ट हैं, एक आपका पॉलिटिकल है और एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव है, ठीक है। पॉलिटिकल की बात करेंगे तो ये गवर्नर और आपका चीफ मिनिस्टर से बटा हुआ है। ये कैसा है? तो आपका टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए, मतलब 5 सालों के बाद ये चेंजेबल है, चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज हो रही है। लेकिन प्रशासन की बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव की अगर बात करेंगे तो आप एक अधिकारी के रूप में, एक ऑफिसर के रूप में हैं। अगर आप 45 एज में लगते हैं तो 60 की एज तक आप उस पद में रहेंगे, आप काम करेंगे अपना। तो ये चेंजेबल नहीं है, ये परमानेंट कहा जाता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट की अगर बात करेंगे, जुडिशरी की बात करते हैं, जो हमारा न्यायपालिका है एमपी का। तो न्यायपालिका की अगर बात करेंगे हमारे एमपी की, तो इसको हम 3 पार्ट में बांटे हुए हैं। एमपी की न्यायपालिका को 3 पार्ट में बांटा हुआ है। सबसे पहले आता है हमारा हाई कोर्ट आता है। तो आपने देखा होगा कि हमारे एमपी का या एमपी की जो हाई कोर्ट है उसका मुख्यालय कहाँ पर, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर की अगर बात करेंगे तो ये जबलपुर में है। हेडक्वार्टर हमारा है जबलपुर में, ठीक है, हेडक्वार्टर है जबलपुर में। डिवीजन बेंच की बात करेंगे तो डिवीजन बेंच है हमारी बनाई गई है ना। तो डिवीजन बेंच है, इसको 2 पार्ट में बांटा गया, तो 2 डिवीजन बेंच आपकी बनती है। और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाता है। तो हमारे न्यायपालिका को देखेंगे तो 3 टाइप से बांटा गया है। हाई कोर्ट,
हाई कोर्ट है, डिवीजन बेंच है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो हर एक जिले में अपनी जिला अदालत भी होती है, ठीक है, जिला अदालत होती है, जिला कोर्ट होता है। तो ये हमारी न्यायपालिका का रूप है। तो इसे याद रखिएगा कि न्यायपालिका जो एमपी की कितने अंगों में बटी है, कितने पार्ट में बटी है। तो देयर आर थ्री टाइप्स, पहले आपका या थ्री टाइप्स बोल सकते हैं, थ्री पार्ट्स बोल सकते हैं। तो ये हमारी हाई कोर्ट, डिवीजन बेंच है और आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट। और ये इसे खंडपीठ बोलते हैं, खंडपीठ है। और ये हमारा है जिला जिला कोर्ट। तो इन्हें आपको याद रखिएगा। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, तो अब देखते हैं। तो सबसे पहले सीटों के बंटवारे की बात करेंगे। अब सीटों की बंटवारे के बारे में बात करते हैं कि एमपी में जो हमारी विधानसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा, राज्यसभा और जो हमारी विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनमें सीटों का कैसे बंटवारा किया गया है। तो जैसे हम अगर बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में सीटों का बंटवारा, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में सीटों का बंटवारा। ये जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनने वाले इससे है ना, तो इसे याद रखिएगा। तो सीटों के बंटवारे में देखेंगे तो हम विधानसभा की अगर बात करते हैं, तो अभी वर्तमान समय में विधानसभा में प्रेजेंट समय में कितनी है, तो 230 आपकी क्या है, 230 जो है विधानसभा की सीटें हैं। लोकसभा की अगर बात करेंगे प्रेजेंट समय में, तो लोकसभा की जो प्रेजेंट समय में सीटों की संख्या है वो है 29 है। फिर राज्यसभा की अगर बात करेंगे, तो एमपी में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 11 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 11 है। अब जैसे आपसे एक क्वेश्चन बनाता है कि हमारे एमपी का गठन, अगर हम बात करेंगे कि एमपी का गठन कब हुआ था, एमपी का गठन, तो एमपी का जो गठन है, फॉर्मेशन हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ एमपी की बात करेंगे, तो आप सभी जानते हैं कि 1 नवंबर को हुआ था, ठीक है। तो 1 नवंबर 1956 को हुआ है। तो आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि हमारी जो असेंबली है, मतलब विधानसभा का अगर बात करेंगे, तो विधानसभा का पहला सेशन कब हुआ था, पहला सेशन कब हुआ था। तो इसे याद रखिएगा कि विधानसभा का पहला सेशन, विधानसभा, ये जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला सेशन कब हुआ है, तो ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में, है ना, तो इसे याद रखिएगा। तो फर्स्ट सेशन की अगर बात करेंगे, तो फर्स्ट सेशन जो है, पहला अधिवेशन आपका कब हुआ है, पहला अधिवेशन, पहला अधिवेशन, अधिवेशन ये हुआ था आपका, पहला अधिवेशन हुआ है 17 दिसंबर 1956 को, 17 दिसंबर 1956 को हुआ था पहला अधिवेशन, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, पहला अधिवेशन जो है आपका 17 दिसंबर 1956 को हुआ था। और अभी वर्तमान में प्रेजेंट में देखेंगे, तो अभी कौन सा चल रहा है, तो ये 2018 का और 23 में खत्म होने को आया है। ये अधिवेशन जो है आपका, सेशन की अगर बात करेंगे, ये प्रेजेंट में है, 2018 से 2023 तक ये चल रहा है, खत्म होने को आया, अभी चुनाव हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, मध्य प्रदेश में सीटों की अगर बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट, लेजिस्लेटिव जो है हमारा, लेजिस्लेटिव मतलब विधानसभा की सीटें कितनी है, तो प्रेजेंट समय में विधानसभा की सीटें हैं हमारे पास, विधानसभा की सीटें हैं 230। लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करेंगे, तो ये हमारे पास है 29। और राज्यसभा की सीटों की बात करेंगे, तो राज्यसभा की सीटें की संख्या हमारे पास कितनी है, तो राज्यसभा की सीटों की संख्या है 11, ठीक है। तो इसे आपको याद रखिएगा। अब थोड़ा सा और इसमें डिटेल में चलते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी विधानसभा है, मध्य प्रदेश की विधानसभा, तो मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है, इसको हम दो टाइप से पढ़ सकते हैं कि जैसे 1 नवंबर की बात है, 1 नवंबर 2000 को एमपी से, एमपी से क्या हो गया, 2000 को एमपी से एक राज्य बना अलग होकर, जिसका नाम आपने सुना होगा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जो है एमपी से 1 नवंबर 2000 को अलग हो गया। अब अलग हो गया छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर सीटों की संख्या भी कम हुई होगी, या यूं कहे कि जब हमारा 1 नवंबर 1956 चल रहा है, तो उस समय भारत में या एमपी में कितनी सीटें हुआ करती थी विधानसभा की। तो अनडिवाइडेड एमपी और प्रेजेंट समय का एमपी की बात करें, तो प्रेजेंट समय में सीटें कितनी हमारे पास, 230 है, 230 है। अनडिवाइडेड की बात करते हैं, जब हमारा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के साथ हमारा एमपी था, तो छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों एक थे, तो इस समय सीटों की संख्या आपकी 320 थी। कितनी थी, 320 थी। तो इसे आप याद रखिएगा कि 320 हमारी संख्या हुआ करती थी। अब यहाँ पर कुछ सीटें जो है रिजर्व की गई हैं, कुछ सीटें जो है आपकी आरक्षित हैं, है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि विधानसभा की जो सीटें हैं, हमने कुछ सीटें जो है एसटी एससी को देकर रखी। तो विधानसभा जो है हमारी असेंबली जो है,
ठीक है, तो असेंबली की अगर बात करेंगे तो इनकी सीटों में कुछ रिजर्वेशन आता है आपको एसटी के लिए, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आती है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कितनी है, तो 47 है। फिर उसके बाद अगर एससी की बात करेंगे तो कितनी सीटें हैं जो रिजर्व हैं, तो इसे याद रखिएगा 35 सीटें जो हैं वो एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए जो है आपकी सीटें जो है रिजर्व करके रखी हैं। ठीक है, तो इन्हें आपको याद रखिएगा। तो अगर सीटों के बंटवारे की बात करेंगे तो विधानसभा जो है, विधानसभा जो हमारा पहला सेशन हुआ था, विधानसभा का पहला जो लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन हुआ है, तो फर्स्ट सेशन की अगर बात करेंगे ये हुआ था दिसंबर में, 17 दिसंबर को हुआ था, 17 दिसंबर को हुआ है ना। तो 17 दिसंबर 1956 में हुआ था। ठीक है, 1956 में हुआ। और जब हमारा एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों एक था तो उस समय विधानसभा की सीटें थी 320, और आज प्रेजेंट समय में विधानसभा की सीटें हैं 230। अब इनमें से कुछ सीटें का रिजर्वेशन होता है, जैसे शेड्यूल ट्राइब्स है और शेड्यूल कास्ट है, तो शेड्यूल ट्राइब्स में 47 सीटों का आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है, और शेड्यूल कास्ट में आपका 35 सीटों का क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। तो इसे आपको याद रखना है। वैसे ही अगर हम देखें लोकसभा सीटों की बात करते हैं, तो लोकसभा सीटों की अगर बात करेंगे तो वैसे ही छत्तीसगढ़ को अगर हम अलग नहीं करते हैं, तो छत्तीसगढ़ जो है अलग नहीं होता है, तो छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर को अलग हो रहा है हमसे। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो है हमसे अलग हो गया। अलग होने के बाद सीटों की कुछ संख्या घटी बढ़ी है। तो अनडिवाइडेड एमपी की बात करते हैं तो लोकसभा की जो सीटें हैं अनडिवाइडेड में, तो लोकसभा की सीटें हमारे पास 40 हैं। लोकसभा की सीटें कितनी थी, 40 थी। ठीक है, लेकिन आज प्रेजेंट समय में हमारे पास लोकसभा की सीटें कितनी है, 29 है। प्रेजेंट समय में कितनी है, 29 है। पहले थी 40, जब छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों एक ही हुआ करते थे। प्रेजेंट समय में हमारे पास है 29। अब उस समय हमारे पास इसमें से कुछ सीटों का जो है बंटवारा किया गया है, मतलब कुछ सीटों में रिजर्वेशन किया गया है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा कि लोकसभा की सीटों में रिजर्वेशन है, लोकसभा की सीटों में रिजर्वेशन है किसे, तो इन्हें आपको याद रखना है। 6 सीटें जो है रिजर्व की जाती हैं एसटी के लिए। 6 सीटें जो है रिजर्व की जाती है एसटी के लिए, और 4 सीटें जो है आपको रिजर्व की जाती हैं एससी के लिए। तो यहाँ पर देखो याद रखिएगा ये 6 सीटों में कौन कौन सा आता है। तो 6 सीटों में है आपकी खरगोन, खरगोन है, खरगोन में रिजर्वेशन आता है। खरगोन है, धार है, खरगोन है, धार है, रतलाम है, रतलाम है, बैतूल है, रतलाम है, बैतूल है, शेडोल है, शेड्यूल है, और मंडला है। तो इन क्षेत्रों में क्या किया गया है, यहाँ पर पाए जाने वाली ट्राइब्स के आधार पर यहाँ पर 6 सीटों को क्या कर दी, जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिए। वैसे ही अगर 4 सीटों की बात करेंगे तो ये है आपका भिंड में, भिंड में है टीकमगढ़, टीकमगढ़ जो है एस टी एस सी वाले मतलब एससी सीटों का रिजर्वेशन है यहाँ पर। उज्जैन है, उज्जैन में है, और देवास है। ठीक है, तो ये वो क्षेत्र है जहां पर एससी सीटों की लोकसभा की 4 सीटें रिजर्व की गई हैं। तो टोटल एमपी में कितनी सीटें हैं, 29 हैं, जिसमें से 6 सीटें जो हैं एसटी के लिए रिजर्वेशन में दी गई है, और एससी के लिए 4 सीटें। तो यहाँ पर खरगोन, धार, रतलाम, बैतूल, शेड्यूल और मंडला जो है यहाँ पर लोकसभा की सीटें जो है रिजर्व की गई हैं। ठीक है, एससी की बात करेंगे तो भिंड है, टीकमगढ़ है, उज्जैन है, और देवास है। तो इसे आप याद रखिएगा। वैसे ही अगर हम बात करें राज्यसभा, तो राज्यसभा में हमारे एमपी में संख्या कितनी है, प्रेजेंट समय की संख्या, प्रेजेंट सीटों की संख्या कितनी है एमपी की, तो 11 सीटें हैं। कितनी है, 11 सीटें। लेकिन अनडिवाइडेड की अगर बात करेंगे, जब छत्तीसगढ़ जो था एमपी का पार्ट था, तो उस समय यहाँ पर 16 सीटें हुआ करती थी। उस समय यहाँ पर 16 सीटें हुआ करती थी। मतलब आपसे अगर क्वेश्चन बनाए कि जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ क्या हो गया, हमसे अलग हुआ, है ना, एमपी से छत्तीसगढ़ क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो उस समय एमपी से कितनी ऐसी राज्यसभा सीटें जो हैं छत्तीसगढ़ में गई। तो इसे याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में 5 सीटें, और हमारे एमपी में अभी वर्तमान में कितनी सीटें हैं, तो 11 सीटें हैं। ठीक है, तो दोनों टाइप से क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ जब विभाजित हुआ, डिवाइड हुआ, उस समय कितनी सीटों को लेकर ये चला गया। तो इसे याद रखिएगा, 5 सीटें जो हैं आपकी छत्तीसगढ़ में जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है सीटों का बंटवारा। तो कार्यपालिका का काम क्या है, कार्यपालिका का काम है जो भी विधायिका, जो भी लेजिस्लेचर जो हमारा कानून बनाती है उसे इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी सिस्टम का क्या काम होता है कि जो भी कानून आपका
आपका आया है, अगर विवादों में आता है तो उसे वो देखेगी, है ना, उसके बारे में वो अपना डिसीजन देगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो जैसे आपको याद है कि हमारी विधानसभा जो है ना, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं विधानसभा के बारे में। तो हम हमारे विधानसभा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो विधानसभा जो है, जैसे हम क्या बोलते हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जैसे जानते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, इसके बारे में, तो लेजिस्लेटिव असेंबली इसमें नंबर ऑफ सीटों की संख्या कितनी है, तो नंबर ऑफ सीटों की संख्या हमारे पास है एट प्रेजेंट में 230, है ना, एट प्रेजेंट 200 सीटें, सीटों की संख्या है, ये हमारी सीट है। तो यहाँ पर विधानसभा का क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है। विधानसभा का क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, जो उस मंडल को, उस सदन को क्या करेगा, उस हाउस को डिसीजन देगा। ठीक है, तो यहाँ पर 230 सीटें हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होगा। इस अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, तो स्पीकर असेंबली कहा जाता है इसे। इसे स्पीकर कहा जाता है असेंबली का। तो एक अध्यक्ष होता है, जो कि एक स्पीकर ऑफ असेंबली के नाम से जाना जाता है। स्पीकर ऑफ असेंबली के नाम से जाना जाता है। ये डिसीजन देता है जो भी हमारा नियम कानून बन रहा है उसके बिहाफ में। ठीक है, अब इसे याद रखिएगा, ये जो है, जो भी हमारी एट प्रेजेंट में गवर्नमेंट आएगी, उन्हीं में से एक चुना जाता है। जैसे हमने बोला कि कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही है या भाजपा की गवर्नमेंट चल रही है, तो जो भी आएगा इन्हीं में से एक को चुना जाएगा। 230 सीटों में से किसी एक को स्पीकर के तौर पर चुना जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, इन्हीं सीटों में से कोई एक जो है आपका क्या बनेगा, वहां का स्पीकर बनेगा, उस सदन का अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि फर्स्ट स्पीकर कौन था, फर्स्ट स्पीकर कौन था हमारे एमपी से, तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ असेंबली की बात करते हैं। तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ असेंबली जो है वो कौन बने, तो इनका नाम था कुंजीलाल। इनका नाम था पंडित पंडित कुंजीलाल, कुंजीलाल दुबे। ठीक है, तो पंडित कुंजीलाल दुबे जो है पहले स्पीकर कहे जाते हैं, या विधानसभा के अध्यक्ष कहे जाते हैं। ठीक है, तो कुंजीलाल दुबे जो है पहले स्पीकर रहे हैं हमारे विधानसभा के, तो ये फैक्ट है। तो पहले विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, ये फैक्ट है, इसे फैक्ट के तौर पर ही याद रखिएगा। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, तो इनका नाम था पंडित कुंजीलाल दुबे। अब उसके बाद एक और बात याद रखिएगा, जो बहुत लंबे समय तक रहे, यही रहे लंबे समय तक, जो उन्होंने अध्यक्ष के रूप में काम किया था। तो अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने लंबे समय तक काम किया, लंबे समय तक, तो इन्हीं का कार्यकाल रहा है लगभग, अगर देखेंगे तो 10 वर्ष, मतलब 10 ईयर, है ना, 10 ईयर। और लगभग 4 मंथ तक इन्होंने काम किया है, 4 मंथ तक इन्होंने काम किया है बतौर स्पीकर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछेगा कि लंबे अरसे तक जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे मध्य प्रदेश के, तो इनका नाम था पंडित कुंजीलाल दुबे। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। अभी प्रेजेंट समय में, या सबसे कम समय में, सबसे कम समय में, सबसे कम समय की बात करेंगे, सबसे कम समय के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट टाइम के लिए जो बने हैं, तो शॉर्ट टाइम के लिए जो स्पीकर बने हैं उनका नाम क्या था, तो इनका नाम था तेजलाल, तेजलाल, तेजलाल ढेबरे, 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 ढेबरे। ठीक है, तो तेजलाल ढेबरे, इनका जो कार्यकाल रहा है, मात्र अगर देखा जाए तो 4 मंथ, 4 मंथ और 7 डेज का रहा है मात्र। सबसे छोटा, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए जो स्पीकर बने हैं, सबसे कम अध्यक्ष रहे हैं, तो ये रहे आपके तेजलाल। ठीक है, तो इनका कार्यकाल रहा है 4 मंथ 7 डेज का रहा है, सिर्फ 4 मंथ 7 डेज के लिए इन्होंने अपना कार्यकाल दिया है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो अगर हम बात करेंगे कि विधानसभा में अभी वर्तमान समय में कितने ऐसे स्पीकर बनाए गए हैं, तो विधानसभा के अध्यक्ष और उनके कार्यकाल, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से आता है, तो स्पीकर्स जो हैं, तो मध्य प्रदेश जो है हमारा। चलिए, तो इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।